हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नोड के बारे में। मींस न्यूक्लियस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो कोई ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोपर्टी जीरो होता है। ये सारी बातें नोड पढ़ेंगे, नोड के टाइप पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी स्टडी इन दिस वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको इस थोड़ा बता दूं, वेव फंक्शन जो मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो मोशन करता है स्फेरिकल आपका शेप में आप स्फेरिकल शेप मोशन करता है, उस स्फेरिकल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपका पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया था। तो उस पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट क्या है, वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट क्या है। तो पहले उसको समझते हैं, फिर नोट पढ़ेंगे। तो एंगुलर एंड रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मैं आपको बताया था कि इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद होगा जहां मैं बताया था कि आर थीटा फाई के टर्म्स में हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका वेव फंक्शन साई है। तो इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्या करते हैं जी, आर थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे, जो पोजीशन वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आर, कोई आर है, यहां से लेकर यहां तक ओरिजिन से आर है। यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा आर थीटा फाई के टर्म्स में होगा, मैं आपको बताया हूं। आर हुआ रेडियल डिस्टेंस, मींस ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। अब हमें निकालना है थीटा और फाई क्या होता है। तो थीटा होता है हमारा पोजीशन वेक्टर जो आपके इस इलेक्ट्रॉन का है, वह जो एंगल फॉर्म करता है जेड एक्सिस से होता है थीटा, दिस इज थीटा। फाई क्या है, तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रोजेक्शन को एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में इस प्रोजेक्शन को डालो। इस पॉइंट को अगर पी लिखोगे तो पी डैश हो जाएगा। इस पी डैश को आप ओरिजिन से मिट कराओ, ये पी डैश ओपी डैश हो गया। ओपी डैश जो एक्स एक्सिस का एंगल फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड फाई, ये फाई है। इसी के टर्म्स में हम लोग वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। मींस नाउ वेव फंक्शन अब हो गया आर थीटा फाई। अब इसमें जो आर होता है वेव फंक्शन, साइज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर हुआ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। रेडियल पार्ट मींस न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि थीटा एंड फाइव हुआ एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका थीटा एंड फाई, और रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है आर, क्योंकि यह आर बताता है कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, और आर थीटा फाई बताता है कि वो किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है, उसको मेजर करता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि आर किस पे डिपेंड करता है। मीन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या काम, मीन हमारे क्वांटम नंबर से क्या काम है। तो क्वांटम नंबर से काम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना, और वेव फंक्शन वही है। तो वेव फंक्शन के साथ वो कैसे रिलेटेड है, मीन्स रेडियल पार्ट के लिए कौन क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल है,
एंगुलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। फंक्शन साई दिस इज रेडियल पार्ट आर। रेडियल पार्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल है? तो रेडियल पार्ट डिपेंड करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। आप देख रहे हो एन और एल पे, क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है कितना डिस्टेंस पे है उस पे एन और एम दोनों ही डिसाइड करता है। एन बताता है कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस पे है और एल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो एन और एल दोनों मिलकर डिसाइड करता है रेडियल पार्ट को। अब ये जो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट को मैं दो पार्ट में कर दिया, एक है आपका थीटा, दूसरा है फाई। तो थीटा डिपेंड करता है एल और एम दोनों पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे भी और मैग्नेटिक पे भी, और फाई ओनली डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। तो ये बात आपको रिमेंबर कर रखना होगा, मीन्स मेमोराइज कर रखना होगा कि वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट का जो थीटा है वो एन एल और एम पे डिपेंड करता है, जबकि एंगुलर पार्ट का फाई ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। नोड, नोड क्या होता है? तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नोड वह पोजीशन होता है, वह प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। नोड इज ए प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना जीरो होता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नोड वह प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना प्रोबेबिलिटी जीरो रहता है। इट इज द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब टाइप ऑफ नोड, नोड का टाइप क्या है? तो नोड का दो टाइप है, एक टाइप है स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। स्फेरिकल नोड को ही रेडियल नोड ही बोलते हैं। एंड सेकंड है आपका एंगुलर नोड, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। अब स्फेरिकल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, इसको वन बाई वन करके हम लोग पढ़ते हैं। स्फेरिकल नोड का डेफिनेशन है, इट इज ए नोड अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। स्फेरिकल नोड है स्फेरिकल शेप, इट इज ए स्फेरिकल शेप्ड नोड अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल शेप, जो स्फेरिकल शेप का नोड होगा उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल नोड। आप देखोगे, मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगा नोड का, तब आपको और पता चलेगा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में स्फेरिकली शेप, स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है। तो ऐसा नोड जिसका शेप स्फेरिकल हो उसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं। उसको रेडियल नोड क्यों बोलते हैं? तो आप देखोगे न्यूक्लियस से जब रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, न्यूक्लियस से रेडियल डायरेक्शन में जब आगे बढ़ोगे तो आपका स्फेरिकल नोड मिलता है। मीन्स स्फेरिकल नोड्स आर प्रेजेंट इन रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, सो स्फेरिकल नोड इज आल्सो कॉल्ड रेडियल नोड। अब स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसको देखो, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, number of spherical node is equal to n minus l minus 1, where n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number and 1 is 1. n principal quantum number, l azimuthal quantum number 1 है। तो ये फॉर्मूला आपका हुआ स्फेरिकल नोड निकालने का। मैं इस फॉर्मूला को आगे यूज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट सेल का जो सबसेल है उसमें स्फेरिकल और रेडियल नोड का नंबर क्या होगा। आगे हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब दूसरा है आपका नोडल प्लेन और एंगुलर नोड, उसका डेफिनेशन देखो। नोडल प्लेन एंड एंगुलर नोड,
नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिस प्लेन के अबाउट इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। इट इज द प्लेन अबाउट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, सो इट इज कॉल्ड एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन और एंगुलर नोड का वैल्यू किस पे कितना होता है? तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। एंगुलर नोड का वैल्यू एल के इक्वल होता है, मीन्स एज़ोथर्मल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। अब हम लोग पता करने जा रहे हैं कि किसी सेल में टोटल नोड कितना हुआ, मीन्स स्फेरिकल प्लस एंगुलर। टोटल नोड्स इन ए सेल इज इक्वल टू स्फेरिकल नोड प्लस एंगुलर नोड, मीन्स n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। एल कैंसिल हो, क्या बचा जी? n माइनस वन। तो nth सेल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा जी आपका? n माइनस वन। इस तरह से कहीं भी अगर आपको निकालना होगा कितना नोड होगा, तो आप टोटल नोड पूछेगा तो n माइनस वन होगा, जहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी और कंप्रिहेंशन होगा। लेकिन इस पे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पिक्टोरियली दिखाने जा रहा हूँ कि नोड कैसे विजुअलाइज होता है, नोड होता क्या है। डिफरेंट सबसेल का, एस सबसेल में नोड कहाँ है, एस के 1s में नोड कहाँ होगा, 2s में नोड कहाँ होगा, 3s में नोड क्या होगा, P2P में नोड क्या होगा, 3D में नोड क्या होगा। मीन्स जितने भी हमारे सबसेल्स हैं उस सब में नोड का पोजीशन क्या है, नोड स्फेरिकल नोड कहाँ पे है, नोडल प्लेन कहाँ पे है, ये सब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे स्फेरिकल नोड रहता है, कहाँ पे एंगुलर नोड रहता है। देखो ये 1s है, 1s सबसेल में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। ऐसे भी एस सबसेल स्फेरिकली रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप रेडियली आगे बढ़ते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होता है। डिक्रीज होते होते एक डिस्टेंस आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना लेवल खत्म हो जाता है। ऑर्बिटल हम लोग उस रीजन को बोलते हैं अर्थ सबसेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% नहीं, मैक्सिमम में आपका 95 टू 98-99% तक आता है। वहाँ उतना इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में मिलता है उस पूरे रीजन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस सबसेल में होता है कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, और रेडियल डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़ते हो वैसे उस इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना धीरे धीरे कम होने लगता है, और होते होते एक जगह पे जाने के बाद खत्म हो जाता है। तो 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल हैज़ नो नोड। 1s ऑर्बिटल के पास कोई रेडियल नोड नहीं होता है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, फिर घटते घटते यहाँ पे आकर लगभग जीरो जैसा हो जाता है। ये 1s आपका है। फॉर्मूला से भी आप देख सकते हो, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। तो 1s का n कितना है जी? 1, इसका l कितना है? 0, और 1 तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया, इसलिए 1s में रेडियल नोड कोई नहीं है। 2s सबसेल के अंदर 1s रहता है। तो यहां पे देखो आप न्यूक्लियस से रेडियल डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, फिर आगे बढ़ते हो घटने लगा, घटते घटते यहाँ पे 0 हो गया। ये पूरा का पूरा जो रीजन देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यह रीजन आपका हुआ स्फेरिकल नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए नोड हुआ। इसका शेप स्फेरिकल है क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक तरह से स्फेरिकल सेल जैसा है, तो स्फेरिकल नेचर की वजह से स्फेरिकल नोड बोलते हैं। और न्यूक्लियस से रेडियल डायरेक्शन में जब आगे बढ़ते हुए, रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन, दिस नोड इज प्रेजेंट इन रेडियल डायरेक्शन। जब न्यूक्लियस रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ते होते मिलता है नोड, इसलिए इस स्फेरिकल नोड को हम लोग रेडियल नोड भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल नोड।
रेडियल नोड भी बोलते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि 2s सबसेल में एक रेडियल नोड होगा, 1 स्फेरिकल नोड होगा, क्योंकि 2s सबसेल के अंदर 1s भी रहता है। तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, फिर रेडियली आपने आगे बढ़ा, धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे 0 हो गया, फिर इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना 0, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी आपका शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, फिर घटते घटते 0 हो जाता है। ये आपका 2s का। जब 3s का देखोगे तो 3s के अंदर 1s 2s दोनों रहेगा, तो यहाँ पे रेडियल नोड 2 हो गया, सेम सब कुछ। जब आप 4s का ड्रॉ करोगे तो उसमें 1s 2s 3s तीनों रहेगा, तो वहाँ पर रेडियल नोड कितना रहेगा, 3 रहेगा, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और फॉर्मूला से भी आप देख लो, यहाँ पे इस केस में देखो फॉर्मूला से भी, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, n यहाँ पे 2 है, l का वैल्यू 0 है, -1 तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस, n कितना है 3 है, l कितना है 0 है, तो 2 हो गया। इस तरह से आप निकाल लोगे। अब p सबसेल में देखते हैं। देखो जी, p सबसेल में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना 0, जबकि a सबसेल में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। फिर ये जो देख रहे हैं ना लोब, ये लोब का जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रहा है उस तरह से प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी 0, बट जैसे जैसे आप रेडियली आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, मिलने का संभावना बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते अभी जो मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते 0 हो गया। तो ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में आपका न्यूक्लियस है, यह हुआ नोडल प्लेन। ये बोर्ड के प्लेन में अगर न्यूक्लियस है तो बोर्ड के ऊपर एक लोब है, बोर्ड के नीचे एक लोब है। मीन्स बोर्ड के ऊपर भी आपके p सबसेल का इलेक्ट्रॉन होगा, बोर्ड के नीचे भी होगा, लेकिन बोर्ड के प्लेन में p सबसेल के इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए नोडल प्लेन है। और फॉर्मूला से भी देख लो, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू l, p का l 1 होता है, तो आंसर क्या होगा जी, 1 होगा। अब आप d में देखो तो d सबसेल p जैसा ही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाओ तो यहाँ न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी 0, आगे बढ़ रहा बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, फिर घटते घटते 0 हो जा रहा है। सेम वैसा ही पैटर्न है, बट यहाँ पे 2 नोड होगा, रेडियल नोड, मतलब 2 नोडल प्लेन होगा, एक होगा यह और दूसरा होगा यह। इस दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना क्या है जी, 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है। तो दोनों आपका हुआ नोडल प्लेन और एंगुलर नोड 2 हुआ। तो डी सबसेल कैसे भी नोडल प्लेन का नंबर l होता है और डी का l 2 होता है। अब एक बात मैं बताऊंगा, एवरी सेल हैज 1 नोड एट इंफिनिटी, क्योंकि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का जो मिलने का प्रोबेबिलिटी है वो कहां से, न्यूक्लियस से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसीलिए हम लोग ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, वह रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, 100% नहीं, 100% इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना कहां, न्यूक्लियस से लेकर कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी पे किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, किसी भी सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसका मीनिंग हुआ कि एवरी सेल हैज 1 नोड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला नोड अगर कंसीडर करोगे तो टोटल नोड का नंबर जो आपका n-1 होता था वो n हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताया हूं इससे पहले फॉर्मूला में, total number of nodes
इन ए सेल और ऑर्बिट इज इक्वल टू n-1। बट अगर आप इन्फिनिटी पे वाले नोड को कंसिडर करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और सो एवरी सेल हैज वन नोड एट इन्फिनिटी। सो इफ यू कंसिडर node at infinity, then total number of nodes will become n। अगर इन्फिनिटी वाला कंसिडर नहीं करोगे तो n-1 होगा। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इन्फिनिटी वाले नोड को कंसिडर करना है कि नहीं। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब तो आप n-1 ही करेक्ट आपका आंसर होगा। बट अगर बोलता है कि यू कैन कंसिडर, यू शुड कंसिडर नोड एट इन्फिनिटी, तब टोटल n हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इफ every cell has one node at infinity, so if we consider node at infinity, then total node is equal to n is equal to n हो जाएगा। नाउ रेडियल नोड और नोडल प्लेन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जी, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। 3s और 2p ऑर्बिटल के पास आपको बताना है रेडियल नोड कितना है। तो 3s में चेक करते हैं। आपको पता है रेडियल नोड इज इक्वल टू फॉर्मूला 3s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 हो गया। अब बोल रहा है कि 2p में 2p के लिए कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड। टू पी का n 2 है, L1 है, 0 हो गया। इसलिए आंसर क्या होगा जी? 2 0, ऑप्शन ए। तो इस तरीका से आप किसी भी सबसेल का आप रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकाल सकते हो। और एक और इस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको गौर से देखो आप। दिस इज द कंप्रीहेंसिव टाइप क्वेश्चन ऑफ जी एडवांस। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंप्रीहेंशन स्टेटमेंट्स गिवन रहता है, यहाँ दिया हुआ है द हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज लिथियम 2+ इज इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1। स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 में है विथ 1 रेडियल नोड, उसके पास 1 रेडियल नोड है। अपॉन ऑब्जर्विंग लाइट ऑफ द आयन, लाइट दैट द आयन अंडरगोज ट्रांजिशन स्टेट टू S2, मीन्स उसके ऊपर जब लाइट फॉल हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करके उसका आयन मीन्स जंप करके चला जा रहा है, अंडरगोज ए ट्रांजिशन स्टेट S2, मीन्स S1 से S2 में चला जा रहा है। द स्टेट S2 हैज 1 रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। खैर पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि द स्टेट S1 इज 1s है कि 2s है कि 2p है कि 3s है, क्या है। तो पहली बात यहाँ बोल रहा है कि यह स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट, इसका मीनिंग हुआ कि p नहीं होगा। अब उसके साथ बोल रहा है कि उसके पास 1 रेडियल नोड है। तो 1 रेडियल नोड किसके पास होता है जी? 2s के पास होता है। 3s के पास 2 रेडियल नोड होगा, तो आंसर क्या होगा? बी। कंप्रीहेंशन का सेकंड क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन यूनिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, मीन्स S1 स्टेट की एनर्जी बताना है और किसके टर्म्स में? तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के टर्म्स में। तो चलिए फिर इसका देखते हैं। लिथियम 2+ है, इसका S2 तुम्हारा S1 क्या है? 2s है, मीन्स सेल नंबर 2 है। तो एनर्जी होगा E2 इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो लिथियम का Z कितना होता है? 3, तो 3² n कितना है? 2, तो 2²। तो एनर्जी हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9/4।
अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के टर्म्स में बताओ। तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन पता है ना जी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितना होता है? इतना ही रहता है। अब इसके टर्म से बताना है, ये एनर्जी को आप लिखो E2, बताना है E2 को इसके टर्म्स में, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के टर्म्स में, तो इससे डिवाइड कर दो। एनर्जी ऑफ S1 इन टर्म्स ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9/4 था, और डिवाइड कर दो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो कैंसिल हो गया, 9/4 बचा। तो 9/4 कितना होगा अब आपको? 2.25 होगा। तो आंसर क्या होगा जी? सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर ऑफ द स्टेट S2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मीन्स आपसे एल पूछ रहा है किसके? S2 का। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि S1 से एनर्जी लेकर के S2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और S2 हैज 1 रेडियल नोड। S2 के पास 1 रेडियल नोड है। तो तुम्हारा S2 के पास 1 रेडियल नोड है, S2 has 1 radial node and its energy is equal to the ground state energy of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यह एनर्जी कब इक्वल होगा आपके लिथियम 2+ का? तो ये होता है इतना इंटू Z²/n²। जब Z और N लिथियम का इक्वल होगा तब, तो ZN इक्वल कब होगा? जब N का वैल्यू 2 होगा। मीन्स सेल नंबर 2, N जब 2 रहेगा तभी एनर्जी। इसका मीनिंग हुआ कि S2 जो तुम्हारा है वो सेल नंबर 2 का सबसेल है। अब सेल नंबर 2 का क्या हो सकता है? सेल नंबर 2 में तो ओनली S और P होता है, मीन्स आइदर 2S हो सकता है वरना 2P हो सकता है। तो 2S तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा जी? 2S इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2S से ही इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, क्योंकि खुद S1 तुम्हारा S1 खुद आपका 2S है। तो फिर ये क्या हो सकता है जी? अब 2P हो सकता है, लेकिन अब 2P होगा कि नहीं वो चेक करते हैं। तो 2P भी नहीं होगी, 2P के पास कोई रेडियल लोड नहीं होता है। आप चेक कर लो, 2P का रेडियल लोड निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है? N-L-1। 2P का N आपका 2 हुआ, L इसका 1 हुआ, और A-1 तो 0 हो गया। इसका मीनिंग हुआ 2P का रेडियल लोड 0 होता है, तो 2P भी नहीं हो सकता है, 2S भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा जी? तो फिर अरे हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। लिथियम का Z3 होता है, तो S2 का एनर्जी हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की इक्वल है। इसका मीनिंग हुआ कि Z का वैल्यू क्या है? Z 3 होगा लिथियम का, तो N भी 3 होना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ सेल नंबर 3 होगा आपका S2 का स्टेट। S2 का स्टेट अगर सेल नंबर 3 होगा तो क्लियर हो गया कि या तो 3S होगा नहीं तो 3P होगा। तो 3S हो नहीं सकता क्योंकि 3S के पास रेडियल नोड 2 होता है, तो 3S नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? 3P होगा, क्योंकि 3P के पास रेडियल नोड 1 होता है। आप खुद चेक कर लो 3P का रेडियल नोड। 3P का रेडियल नोड होगा N-L-1, तो N3 है, L1 है, -1, क्या हुआ? N हुआ, मीन्स 1 हो गया। तो 3P के पास 1 रेडियल नोड होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? 3P होगा। अगर 3P आंसर हुआ तो 3P का L क्या होता है जी? 1। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? B होगा। इस तरीका से समझ सकते हो आप। देखो जी, ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 2S जो सबसेल है उसका वेव फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज फॉर 2S सबसेल, मीन्स 2S वेव फंक्शन का मतलब 2S सबसेल का या 2S ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई दिया हुआ है। इसका पूरा फॉर्मुलेशन है 1/4 2π √2π 1/a0 का पावर 3/2 अंडर ब्रैकेट 2 - r0/a0 e⁻ r0/a0। यहाँ पे E होता है एक्सपोनेंशियल, E एक्सपोनेंशियल है जो मैथमेटिक्स में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। E का वैल्यू होता है
आपका 2.71 मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे आप सब। अब यहाँ बोल रहा है कि वेयर ए नॉट इज बोर्ड्स रेडियस इफ द रेडियल नोड इन 2s बी एट आर नॉट देन फाइंड आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। बोल रहा है कि यहाँ पे 2s में रेडियल नोड आर नॉट पे है, तो आर नॉट का वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में निकालो। तो रेडियल नोड आपको पता है कि रेडियल नोड जहाँ पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो जहाँ भी नोड होगा वहाँ पे वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, हमें पता है। तो एट रेडियल नोड वेव फंक्शन विल बी 0। अब पॉइंट ये है कि ये पूरा टर्म 0 होगा, मीन्स 1/4 पाई 1/a0 पावर 3/2 2 माइनस r0 a0 e टू द पावर माइनस r0/a0 इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हुआ तो फिर r0 a0 रिलेशन कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखो सोचो, कंप्लीट मैथमेटिक्स है। किसी मोर देन वन क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसमें से एक भी 0 है कम से कम, नहीं तो सब 0 है, या मोर देन वन 0 है। तो यहाँ पे एक एक टर्म उठाते हैं हम लोग। 1/4 पाई 0 नहीं हो सकता है। a0 बोर्ड्स रेडियस है, उसका कोई भी पावर करोगे 3/2 पावर करने से वो 0 होने वाला नहीं है। एक्सपोनेंशियल का पावर है, एक्सपोनेंशियल का पावर अगर फाइनाइट है तो कभी भी यह तुम्हारा 0 नहीं होगा। ये 0 तब होता है जब r0 आपका इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं, उस केस में आपका 1 हो जाएगा। ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। 0 यह हो सकता है, यह टर्म 0 हो सकता है। कैसे जी? तो इस यहाँ पे दो नंबर एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड, 2 माइनस r0/a0 दिया हुआ है, ये 0 हो सकता है। 2 में से r0/a0 माइनस कर रहे हो सकते दोनों इक्वल हो जाए, तो दिस विल बी 0। सो 2 माइनस r0/a0 इज इक्वल टू 0। तो r0/a0 इज इक्वल टू 2, r0 इज इक्वल टू 2a0। इस तरह से ये आंसर हुआ। नोड और रेडियल नोड वाला क्वेश्चंस हो गया, उसको आप समझ गए हो पूरी तरह से। एक अलग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में है। मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ z component of angular momentum of the electron in an orbital through the expression। means magnetic quantum number also represent करता है angular momentum of orbital के quantized value को, जिसके z component को। इसे Lz से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z component of angular momentum। तो Lz इज इक्वल होता है m इंटू h/2 पाई, जहाँ पे h/2 इस तरह से क्वांटाइजेशन हो गया, m का वैल्यू बदलता रहेगा, Lz का वैल्यू भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। अब अगर इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, अगर z एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो क्लियर है कि z के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो L cos थीटा होगा। अब Lz की जगह पर रखेंगे m इंटू h/2 पाई, और L cos थीटा में L के एंगुलर मोमेंटम का क्या वैल्यू होता है जी, अंडर रूट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल का वैल्यू होता है अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2 पाई। तो इस पुट कर देंगे, h/2 पे h/2 कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 cos थीटा। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स यह रिलेशन हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बीच में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और radial probability distribution। wave function, you know, psi is called wave function। wave function of electron wave,
साई स्क्वायर, मैं आपको बताया था कि साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस. साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है साई स्क्वायर. इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी of finding the electron. Square is probability density of finding the electron. The electron around nucleus. तो साई स्क्वायर है फिजिकल सिग्निफिकेंस. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है दैट इज कॉल्ड साई स्क्वायर. यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये वेव फंक्शन है. वेव फंक्शन के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि अब इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है. और ये लास्ट वाला है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि सबके ऊपर मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं और इसी ग्राफ को आगे बढ़ाऊंगा. जब ग्राफ बताऊंगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, तो आपको समझ में आएगा कि वो होता क्या है. तो शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ. डिफरेंट ग्राफ्स. सबसे पहला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वेव फंक्शन ग्राफ. वेव फंक्शन ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन विथ रेडियल डायरेक्शन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन मीन्स साई, डायरेक्ट लिख रहा हूं साई. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई विथ रेडियल डायरेक्शन मीन्स आर के साथ. इसको हम लोग रेडियल वेव फंक्शन भी बोलते हैं. रेडियल वेव फंक्शन. इस ग्राफ को पढ़ेंगे फर्स्ट. सेकेंड ग्राफ हमारा होगा ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर. ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी and r means here we study the variation in psi square with r means न्यूक्लियस से जब रेडियली हम लोग आगे बढ़ेंगे तो psi स्क्वायर में क्या चेंजेज होगा उसका स्टडी करेंगे. थर्ड, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ भी बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ. थर्ड हमारा ग्राफ होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मीन्स ये ग्राफ होगा ग्राफ बिटवीन 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर एंड r के बीच का ग्राफ होगा. 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर एंड r के बीच का ग्राफ होगा. ये इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. ये तीनों ग्राफ को हम स्टडी करने जा रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेव फंक्शन ग्राफ मींस ग्राफ बिटवीन साई एंड आर.
साई एंड आर के बीच का ग्राफ। तो देखो ये कैसे ग्राफ होगा, अलग अलग 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए, 2p के लिए, 3p के लिए, सबका हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 1s सबसेल के लिए मैं वेव फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, साई एंड आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करूँगा। बोर्ड से देखो, वैसे मैं बताया था कि श्रोडिंगर वेव के सॉल्यूशन से, श्रोडिंगर वेव एक सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कैसे सॉल्व करते हैं। उस बेसिस में हम लोग सॉल्व करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के से साई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और 1s के लिए जो साई होगा उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही इसी पैटर्न को आएगा। 2s के लिए साई होगा ऐसे होगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। मैं 1s 2s इस सबके साई के लिए वैल्यू मैं श्रोडिंगर वेव को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो सब चीज़ें इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना रहता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं एक लास्ट वीडियो इसके बाद वाला जस्ट वीडियो में जो एक्सक्लूसिवली जो एडवांस के लिए होगा उसमें मैं वेव फंक्शन का कुछ वैल्यू दे दूंगा जो भी 1s 2s 2p का है, उसको आप याद रखना, उसी से काम हो जाएगा। हालांकि याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको दे दूंगा आपको। बट यहाँ पे इस वेव फंक्शन का वैल्यू पता करने की कोई जरूरत नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे नेचर से हम लोग करेंगे। तो गौर से देखो जी, आप सबको बताऊं कि 1s सबसेल में इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहता है। इसका मीनिंग है न्यूक्लियस पे साई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जैसे से रेडियल डायरेक्शन में, जैसे से रेडियली आप आगे बढ़ते हो, वैसे से इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होने लगता है। और जब r टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ऐसे तो आपको पता है फाइनाइट डिस्टेंस पे ही लगभग खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग 1s ऑर्बिटल का साइज बोलते हैं। बट थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जीरो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। मीन्स इस तरह ग्राफ होगा। देख रहे हो ना, जाके इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा इस तरह से। प्रैक्टिकली जीरो तो बहुत पहले ही हो जाता है, बट ऐसे आप दिखा सकते हो इन्फिनिटी पे जीरो। तो ये हुआ वेव फंक्शन का ग्राफ, मीन्स 1s ऑर्बिटल ग्राफ हुआ साई और आर के बीच का, जिसमें r जीरो होगा, न्यूक्लियस पे साई मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे r बढ़ रहा है साई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जब r टेंस टू इन्फिनिटी साई टेंस टू जीरो, 1s का ग्राफ है। सिमिलरली अब 2s का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग। 2s और r के बीच है ग्राफ। देखो जी, आपको दिख रहा होगा कि 1s से छोटा मैं 2s का ग्राफ रख रहा हूँ। ऐसा कोई इसमें साइंस नहीं है, एक कंपल्सन है, मजबूरी है, क्योंकि हमको लग गया कि और बहुत सारा ग्राफ ड्रॉ करना है और बोर्ड छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं साइज छोटा कर रहा हूँ ग्राफ का। साइंस इसमें कुछ नहीं है। अब 2s से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2s केस में यू कैन रिमेंबर, मैं आपको पढ़ाया हूँ, आपको बताया हूँ कि नोड क्या होता है, कैसे क्या होता है, याद होगा। 2s सबसेल में 1s भी रहता है, मीन्स न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। फिर आगे बढ़ोगे, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते एक मोमेंट आएगा जब नोड आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। फिर जब वो नोड से आगे बढ़ोगे, स्फेरिकल नोड आएगा। फिर जब आगे बढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, फिर घटते घटते जीरो हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे नोड आ गया, मीन्स देख रहे हो कि यहाँ पे r साई का वैल्यू जीरो हो गया। फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो कुछ देर बाद फिर इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, मीन्स फिर इलेक्ट्रॉन का मिलना शुरू हो जाता है। और फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ देर बाद घटते घटते फिर जीरो हो जाता है लगभग। तो ये आपके 2s सबसेल के वेव फंक्शन का रेडियल ग्राफ है, मीन्स रेडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेडियस के साथ वेव फंक्शन में कैसे चेंज होता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यह नोड है, यह नोड मीन्स स्फेरिकल नोड। नोड इज दैट पॉइंट और दैट प्लेन और दैट रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सो यहां पे साई जीरो है, इसका मीनिंग कोई कोऑर्डिनेट नहीं, मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स नोड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स वेव फंक्शन मीन्स साई और आर का ग्राफ आर एक्सिस को, रेडियल एक्सिस को जहां पे कट करता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करता है। माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चूंकि वेव फंक्शन आपका कोऑर्डिनेट है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली, सो कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हम लोग देंगे, क्योंकि अब ऐसे भी नॉर्मली जो ग्राफ का रूल होता है उसमें ओरिजिन आपने सेलेक्ट किया, एक्सिस सेलेक्ट किया, तो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट हो जाता है। मीन्स इस ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा, नीचे आओगे तो क्या होगा, साई निगेटिव होगा। यहाँ से राइट में जाओगे आर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जाओगे आर निगेटिव होगा। तो साई ऊपर वाला मीन्स इस रेडियस एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव ग्राफ बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को निगेटिव करेंगे, बिकॉज साई में भी निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अब हम लोग 3s से ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। 3s से ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं साई और आर के बीच में। रिमेंबर 3s सबसेल में कितने स्फेरिकल नोड होता है, 2, बिकॉज 3s के अंदर 1s 2s दो नोड आता है, 3s के अंदर 2s, 2s के अंदर 1s, तो 1s और 2s के बीच में एक नोड रहता है, फिर 2s 3s के बीच में एक नोड रहता है। मीन्स 3s सबसेल के पास 2 रेडियल नोड होता है। इसका मीनिंग हुआ कि ये 2 बार इंटरसेक्ट करेगा रेडियल एक्सिस को। जब आप न्यूक्लियस पे रहोगे, मीन्स जब R 0 होगा तो साई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, फिर जब आगे बढ़ोगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते नोड आएगा, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो फिर वो बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0, और फिर कुछ देर बाद एक नोड आएगा, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, फिर घटते घटते 0 हो जाएगा। तो ये भी नोड है और ये भी नोड है, ये दोनों ही पॉइंट नोड है। नोड रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। यहां भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वेव फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ये पार्ट पॉजिटिव है बिकॉज इट इज अबव रेडियल एक्सिस, मीन्स वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा, इस पार्ट में निगेटिव होगा, इस पार्ट में फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं 4s का, 4s सबसेल का। इधर ड्रॉ करते हैं 4s का। फोर एस में 3 रेडियल नोड होगा, बिकॉज 4s हैज 3s 2s 1s। तो ग्राफ देखो जी, इसमें 3 बार रेडियल एक्सिस को कट करेगा ग्राफ। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो देख लो 3 पॉइंट पे कट किया, ये भी रेडियल नोड है, ये भी रेडियल नोड है, ये भी रेडियल नोड है। अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं P का, 2p का, 2p और p सबसेल के लिए। देखो क्या होगा, साई आर के पीछे ग्राफ। तो आप देखो यहां पे p सबसेल केस में, फॉर p सबसेल, p सबसेल में क्या होता है, न्यूक्लियस
यहाँ पे है ऑड, मीन्स पी सब सेल का वेव फंक्शन में न्यूक्लियस से किसी भी रेडियल डायरेक्शन में जाओगे, ऊपर लोब में जाओ या नीचे लोब में, एक ही बात है। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग है प्रोबेबिलिटी 0। जैसे से आगे बढ़ोगे वैसे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ जी, मैक्सिमम हो गया, बीच में थिकनेस सबसे ज़्यादा हो गया। मीन्स लोब का जो थिकनेस है वो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो साई बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे, यहाँ से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, और फिर मैक्सिमम से घटते घटते यहाँ पे जाकर 0 हो जाएगा। यही तरीका है। मीन्स जब R 0 होगा तो साई 0 होगा, जैसे से R बढ़ेगा वैसे वैसे साई बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते 0 हो जाएगा। तो इस तरह ग्राफ होगा, राइट। इसमें 2p ऑर्बिटल में कोई रेडियल लोड नहीं होता है, यहाँ पे कोई रेडियल लोड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कई एक्सिस कट नहीं करेगा। बट अगर 3p का ड्रॉ करोगे तो 3p में होता है, 3p के पास 1 रेडियल लोड होता है, तो 3p में एक बार कट होगा। थ्री में कट होगा, ये पॉजिटिव थे नेगेटिव, यह हो गया रेडियल नोड। थ्री पी के पास वहाँ रेडियल नोड होता है, आप निकाल सकते हो n-l-1। तो इस तरह से 3p का वैसा हो गया। अगर आपसे कहा जाए d का, तो d में भी सेम और d का भी सेम इसी तरह का होगा पैटर्न, क्योंकि d और p एक ही तरह का रहता है। फर्क क्या है जी, d के केस में क्या रहता है, डबल डम्बेल, रेडियल डायरेक्शन में जाने के लिए कोई एक लोब ही चूज करोगे, कोई इधर जाओ या इधर जाओ, इधर जाओ, एक ही है, ओनली वन लोब चूज करोगे, तो किसी भी एक लोब के डायरेक्शन में जाओगे न्यूक्लियस, तो सेम पैटर्न आपको मिलेगा। इसलिए तो आपके डी का जो ग्राफ होगा वो पी जैसा ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि 3D के अगर देखोगे तो 3D की अगर चेक करते हो तो 3D के पास रेडियल लोड कितना हो जाएगा, रेडियल लोड इज इक्वल टू N3 है, L2 है, -1, तो 0 हो जाएगा। 3D के पास कोई नोड नहीं होगा, तो 3D ग्राफ जस्ट किसके जैसा होगा जी, इस 2p जैसा होगा। लेकिन वही अगर 4D के करोगे तो 4D के पास रेडियल नोड आ जाएगा, वहाँ रेडियल नोड आने के बाद फिर उसका भी एक्सिस कट करेगा, मीन्स रेडियल एक्सिस को कट करेगा। तो मीन्स जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ उसी तरह का होगा, 3D का भी 2p जैसा, p जैसा ही होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। ये ग्राफ तो आप समझ गए हो, किस तरह साई के साथ r चेंज हो रहा है, r के साथ साई चेंज हो रहा है, ये मैं आपको बताया। और इस सभी ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो नोड वाला में, जो मैं आपको बताया था कि रेडियल नोड कहाँ पे होगा, किस सब सेल में किस तरह का नोड होता है, वो चीज़ वही कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये नहीं समझ सकता है। अभी आप समझ गए हो, तो मैं अगला ग्राफ आपको बताने जा रहा हूँ, वो है साई स्क्वायर एंड आर के बीच ग्राफ, मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ मीन्स साई स्क्वायर एंड आर के बीच ग्राफ है, हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब देखो जी, अब साई स्क्वायर एंड आर के बीच ग्राफ, साई स्क्वायर आर। अभी तो क्लियर सी बात है कि जहां पे साई ज्यादा होगा वहां पे साई स्क्वायर भी ज्यादा होगा, जहां पे साई 0 साई स्क्वायर भी 0। हाँ, वन थिंग विल बी डिफरेंट एंड दैट इज साई स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। जहां पे साई नेगेटिव था वहां भी साई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यही डिफरेंस आएगा। तो ग्राफ, इस सभी ग्राफ को मैं देखो कैसे बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साई स्क्वायर आर ग्राफ 1s के लिए सेम रहेगा, जिस तरह से साई और आर का था वैसे ही साई स्क्वायर आर का भी होगा सेम। क्योंकि स्केचिंग हो रहा है यहाँ पे ग्राफ का, हम लोग स्केल पे नहीं है जी, नथिंग इज इन ऑन स्केल,
इसे नहीं कि डिस्टेंस मेजर करो सर इसमें इतना है तो उसमें इतना रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये स्केचिंग हो रहा है, मीन्स ग्राफ का नेचर बताया जा रहा है। तो जब r 0 तो साई स्क्वायर भी 0 होगा, सॉरी जिस समय r 0 होगा उस समय 1s का साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा, बिकॉज 1s ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस। तो r 0 तो साई स्क्वायर मैक्सिमम, एंड r जैसे से बढ़ रहा है वैसे साई स्क्वायर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा साई स्क्वायर 0 हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली साई स्क्वायर 0 बहुत पहले ही हो जाता है, मीन्स ग्राफ यहीं पे टच कर जाता है। लेकिन मैं एक एग्जैक्ट अगर दिखाएंगे तो ग्राफ का टचिंग कहाँ होना चाहिए जी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी तक जाता है। मीन्स ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, वह हुआ जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, 100% मिलने की संभावना कहाँ होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए r टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तभी तुम्हारा साई का टेंस टू 0 होगा। कई बुक्स में यहीं पे टच करा देता है, बट ज़्यादा करेक्ट यह है। अब 2s से ग्राफ ड्रॉ करेंगे साई स्क्वायर r का। यहाँ डिफरेंस ये होगा कि जो निगेटिव है साई का वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साई स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस ग्राफ को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मीन्स ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मीन्स साई स्क्वायर और r के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ रेडियस एक्सिस यहां पे टच करता है, उसमें इंटरसेक्ट करता है। साई और r के ग्राफ में इंटरसेक्शन होता है, बट यहां पे क्या होता है, टचिंग होता है। मीन्स टचिंग पॉइंट ऑफ साई स्क्वायर r ग्राफ एट रेडियल एक्सिस रिप्रेजेंट्स स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। तो यह स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2s के पास 1 होता है। 3s में आइए, यहाँ पे दो रेडियल नोड है तो दो बार टच करेगा, जो निगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा। इसी में इसलिए मैं बना रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आए, समझ में आए कि बहुत डिफरेंट चीज नहीं है, काफी सिमिलर है। दो बार टच किया, ये दोनों रेडियल नोड हैं। थ्री एस वाला जो ग्राफ है यह, सॉरी 4s का, ये 4s का ग्राफ था। तो इसमें 3 रेडियल नोड है, 3 इंटरसेक्शन है, तो 3 बार टच करेगा। इस तरह से आप देख रहे हो, 3 बार टच किया, ये तीनों ही रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करता है। अब 2p में तो यहाँ तो क्लियर है, जो पैटर्न साई आर का है वो साई स्क्वायर आर का भी रहेगा, सेम वही स्केच हो जाएगा। 3p में ये निगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरह का ग्राफ आपका हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता क्या है, सुनो। इसमें हम लोग यह पता करते हैं कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस है, यहाँ पे एक dv वॉल्यूम कंसिडर किया जा रहा है।
ये स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, इसका वॉल्यूम है डीवी। डीवी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम डीवी है। ये जो देख रहे हो आप, ये सेल समझते हो ना, जो खोखला अंदर से पूरा को मीन्स यही पार्ट मीन्स ये पार्ट आपका स्फेरिकल सेल हुआ। इस स्फेरिकल सेल में का वॉल्यूम डीवी है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमें यह बताता है कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस में जो डीवी वॉल्यूम कंसीडर किए हुए हैं, उस डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो r के साथ कैसे चेंज हो रहा है। मीन्स जब आई डीवी तुम यहाँ कंसिडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जब वो डीवी यहाँ कंसिडर करोगे तब क्या होगा, जब डीवी यहाँ करोगे तो क्या होगा, जब डीवी यहाँ करोगे तो क्या होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करते हैं। मीन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में r डिस्टेंस पे जो डीवी वॉल्यूम कंसिडर किया गया है, उस डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने का क्या संभावना है और वो r के साथ कैसे चेंज होता है, उसी का हम लोग स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में। मीन्स प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे निकलेगा, तो साई स्क्वायर क्या होता है जी, साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। मींस यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है, यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर था। डीवी वॉल्यूम में कितना है, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन डीवी वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस अराउंड न्यूक्लियस कितना हो जाएगा जी, साई स्क्वायर डीवी। क्या अब इस साई स्क्वायर डीवी, इस साई स्क्वायर डीवी किस तरह से चेंज हो रहा है आर के साथ, उसी का हम लोग को ग्राफ करना है। वही कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब डीवी कैसे निकलेगा, तो डीवी निकालने का दो तरीका है। एक तो स्फेरिकल सेल जो आपका है, मीन्स इस सेल का जो थिकनेस है अगर वो dr है, अगर ये dr है, थिकनेस अगर dr है आपका, dr थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल, तो और डीवी इसका और आर इसका इनर जो सरफेस है उसका रेडियस है, तो डीवी कितना होगा तो आप तो जानते हो कि हॉलो जो होता है इसे जो स्फेरिकल सेल होता है, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हुआ और डी आर इसका थिकनेस हुआ। तो सरफेस एरिया में थिकनेस से मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। तो यही हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम डीवी। डीवी का वैल्यू इतना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर। यही डी आर के साथ मीन्स जब जैसे से डी आर चेंज होगा
उसके साथ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर कैसे चेंज होगा, इसी का हमें स्टडी करना है। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का मीनिंग हुआ मीन्स distribution of probability around nucleus of finding the electron, means probability distribution graph means change in probability of finding the electron in dv volume with radial direction या with radius। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब रेडियली आप बढ़ते हो तो r के साथ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर में जो चेंजेज होता है उसी चेंज का हम लोग स्टडी करते हैं, और वही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। मीन्स प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यही एक्चुअल में बताता है कि न्यूक्लियस से कौन सा डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का संभावना मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का मैक्सिमा ही आपके ऑर्बिटल के रेडियस को भी बताता है कि रेडियस क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ मीन्स ग्राफ बिटवीन 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर एंड आर के बीच का। देखो तो ये 4 देखो जी 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर 0 दो बार होगा। एक बार तब 0 होगा जब आर 0 होगा, और एक बार तब 0 होगा जब साई स्क्वायर 0 होगा। आपको पता है सबसे पहले 1s का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन पे जब ड्रॉ करोगे ग्राफ तो यहाँ पे r 0 होगा, r 0 होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर भी 0 होगा। मीन्स इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा ऑलवेज। अब 1s में कोई नोड होता नहीं है तो r टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तब साई स्क्वायर 0 होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर 2 बार 0 होगा, एक ओरिजिन पे दूसरा इन्फिनिटी पे। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब 2s का ड्रॉ करते हैं। के लिए तो r जब 0 होगा तब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर 0 होगा। 2s में एक रेडियल नोड रहता है तो एक नोड पे साई स्क्वायर 0 होगा, और फिर इन्फिनिटी पे तो होगा ही, इस बार ऐसे होगा। अब पहला जो देख रहे हो जो हाइट है इससे कम इसके बाद वाला सब हाइट होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए नहीं, इसका जस्ट उल्टा होगा। पहला जो हाइट होगा रेडियल नोड है, पहला जो हाइट होगा उससे ज़्यादा हाइट यह होगा। अब ऐसा क्यों जी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आर बढ़ेगा तो आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो साई स्क्वायर के सेम वैल्यू के लिए भी जैसे जैसे रेडियली आगे बढ़ते जाओगे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए इससे बड़ा यह होगा। इसी तरह से अगर आप 3s का ड्रॉ करोगे, अगर आप 3s के लिए ड्रॉ करोगे अगर आप 3s के लिए ड्रॉ करते हो ग्राफ, इसमें क्या होगा? दो नोड होगा। तो पहला से हाइट थोड़ा ज़्यादा सेकंड का होगा, उससे ज़्यादा थर्ड का होगा, इस तरह से होगा। रीजन सब में एक ही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ जा रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है जी? रेडियस मीन्स आर स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए बढ़ेगा। इस तरह से फिर 4s का ड्रॉ करोगे तो इस तरह से और हो जाएगा। फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर एंड आर के बीच 4s के लिए 4s के पास कितना रहता है जी?
3 नोड रहेगा तो 3 बार टच करेगा। देखो जी, अब आप ये नहीं बोलना कि सर 4S वाले में बहुत छोटा रखे हैं, 3S में ज़्यादा बड़ा लिखे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट ऑन ए स्केल, ये स्केल पे नहीं है, नेचर बताया जा रहा है। तो नेचर में आपको यही बताना है कि इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। अब P का ड्रॉ करते हैं हम लोग, 2P, तो 2P कैसे 4 पाई R स्क्वायर साई स्क्वायर, आर का जो ग्राफ होगा वो ठीक वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ जब R जीरो होता है तब साई स्क्वायर भी जीरो होता है 2P में, तो जीरो होगा। जब R टू इंफिनिटी होगा तो साई स्क्वायर भी साई स्क्वायर जीरो होता है। तो इस तरह से ग्राफ मीन्स 2P के ग्राफ का नेचर वही रह जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इसका मैक्सिमम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2s ऑर्बिटल के रेडियस को, इसका मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा 3s ऑर्बिटल के रेडियस को, इसका मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा 4s ऑर्बिटल के रेडियस को। 2s के बाद अगर आप 2p के बाद अगर आप देखो एक इसका 3p का, क्योंकि d का तो p जैसा ही होगा, 4 पाई R स्क्वायर साई स्क्वायर एंड R का तो याद होगा इसमें एक नोड था, तो एक नोड का मीनिंग हुआ उस तरह से होगा। नोड